नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये हमारा कंप्यूटर का टॉपिक होगा। और अगर हम पटवारी के ही एग्जाम की बात करें तो पटवारी के एग्जाम में करीब 7 से 8 से करीब 10 तक क्वेश्चन आते हैं, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी इस टॉपिक के लिए नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत इसके लिए करनी ही होगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसमें जो थ्योरी की भी जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अगर सिंपल कंप्यूटर की बात करें तो जो कंप्यूटर हम देखते हैं, जो हमें सामने से जो दिखाई देता है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। हमें कंप्यूटर में, अगर हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो हमें एक मॉनिटर दिखाई देता है, जो हमारी आंखों के सामने होता है। मॉनिटर जिसके ऊपर हम डिस्प्ले लेते हैं। इसके अलावा एक सीपीयू होता है, एक बड़ा सा एक डिब्बा होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। और सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर या कंप्यूटर जो होता है उसका हार्ट, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि मेन इसी का ही रोल रहता है। जो प्रोसेसर होता है वो इसी सीपीयू के अंदर ही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कीबोर्ड होता है और एक हमारा माउस होता है। इतने पार्ट्स को हम बाहर से देखते हैं, और ये कीबोर्ड और माउस हमारे जो होते हैं ये इससे कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से, और इस सीपीयू कनेक्टेड होता है आपका मॉनिटर से। तो ये पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके अलावा हम जो घरों में कंप्यूटर देखते हैं उसमें एक स्पीकर सिस्टम भी होता है, जिसको हम बोलते हैं वूफर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई लोगों के घरों में प्रिंटर्स भी होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो हम सीपीयू से इसको कमांड देते हैं प्रिंटर को, और हमारे सामने प्रिंट होके आ जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम एक बेसिक फिनोमेना की बात करते हैं कि कंप्यूटर में काम कैसे हो रहा है। तो ये तो हो गया इसका जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, मतलब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इतने पार्ट्स आपके मेन जो होते हैं वो कंप्यूटर में हमें पता है कि इतने पार्ट्स इसके होते हैं। इसके अलावा हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली ये 3 या 4 जो पार्ट्स इसके होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका इनपुट डिवाइस, एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस, देन एक होता है आपका पूरा जो कंप्यूटर, जो उसको हम मेन कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, वो होता है आपका ये पार्ट, जिसमें आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर, या इसके साथ साथ मेमोरी, मतलब सीपीयू प्लस मेमोरी। मेन जो कंप्यूटर होता है वो यही होता है, जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जहाँ पे सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर हम इसको इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट हम मेनली जो कंप्यूटर में दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हम कीबोर्ड से, या फिर हम दे रहे हैं माउस से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये माउस से मैं टाइप कर रहा हूँ, सॉरी माउस से मैं इस तरीके से आर्ट बना रहा हूँ या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और कीबोर्ड से अगर मैं देखूँ, अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी अगर टाइप करता हूँ तो वो हमारे सीपीयू तक पहुँचता है। फिर सीपीयू उसको डिस्प्ले करता है मॉनिटर के ऊपर। से ये पूरा एक सिस्टम है। अब ये सीपीयू को मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने में एक सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पावर पॉइंट का जो स्लाइड्स हैं उनकी उन पे उनको यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर हम दो पार्ट की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी होता है और एक हार्डवेयर वाला पार्ट भी होता है। तो सॉफ्टवेयर पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसी पीपीटी की अगर बात करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो जाएगा इसका। या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है तो वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो जो हमारे सामने हमें जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मॉनिटर हो गया, यहाँ सीपीयू हो गया, यहाँ प्रिंटर हो गया, यहाँ बूफर हो गया, तो ये आपका हार्डवेयर वाला पार्ट आ जाएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे ये मॉनिटर जो है जिसके ऊपर हम डिस्प्ले ले रहे हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा। प्रिंटर जिसके ऊपर हम प्रिंट ले रहे हैं, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। या बूफर जिसमें हम गाने सुन रहे हैं, तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। मतलब जो इनपुट डिवाइसेस होंगे उनमें हम सीपीयू के अंदर इनपुट दे रहे होंगे, जैसे कीबोर्ड और माउस के थ्रू। और आउटपुट डिवाइसेस जो होंगे उनसे हम सीपीयू से आउटपुट ले रहे होंगे। अब वो चाहे प्रिंटर के माध्यम से लें, चाहे हम बूफर के माध्यम से लें। तो ये जो सारी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस सीपीयू प्लस मेमोरी के द्वारा होती है। मेमोरी की जरूरत क्या पड़ती है? मेमोरी की जरूरत पड़ती है आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, या
कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के बाद ही आप उसको आपका जो सीपीयू है वो उसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका कंप्यूटर का। इसके अलावा अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू के दो पार्ट हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है। तो जैसा हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्ट होता है वो सीपीयू होता है, ऐसे ही सीपीयू का जो हार्ट होता है वो होता है एएलयू। मेन जितने भी एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीपीयू के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो इसी के माध्यम से किए जाते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ये फॉर एग्जांपल हम चार की बात कर रहे हैं तो ये चार आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस में जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या फिर हम लॉजिक गेट्स की बात करें, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, इस तरीके से ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो सारे के सारे जो ऑपरेशन हैं वो इसी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम मेमोरी की बात करते हैं तो एक मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज उसमें होती हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो वो एक अलग मेमोरी होती है, इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो एक अलग मेमोरी है। इसके अलावा हम सीडी अगर यूज कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल मेमोरीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सीडी सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी हुआ या डीवीडी हुआ, तो इस तरीके से ये हम अलग मेमोरी यूज कर रहे हैं और सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो एक अलग मेमोरी है। अब हमें यहाँ पे अगर मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी के अंदर इसमें जैसे जरूरत क्या पड़ती है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे हमने इसके अंदर कहाँ सेव कर रखा है, वो इसी मेमोरी के अंदर हमने सेव कर रखा है। तो ये कि आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो जो एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट कौन सा है, तो वो है विंडोज 10, जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले आया था आपका विंडो 8, इससे पहले आया था आपका विंडोज 7 और इससे पहले आया था आपका विस्टा, विंडोज विस्टा। इसके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रिसेंट में पिछले 7-8 सालों में आए हैं। तो लेटेस्ट जो है वो अभी है विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही अगर हम जो मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस भी आपके इसी मेमोरी के अंदर आते हैं। इनपुट एंड आउटपुट स्टोरेज, तो जो भी आप स्टोर कर रहे हो ये सारे मेमोरी के अंदर आएंगे। वर्किंग स्टोरेज और अनयूज्ड स्टोरेज, तो इस तरीके से जो मेन मेमोरी है वो इन पांच पांच पार्ट्स में आपकी डिवाइड होती है। इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप में फिर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक आपका था कंप्यूटर का। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला जो डेटा है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसिंग होती हैं वो इसी के माध्यम से होती हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है सभी वर्ड डॉक्यूमेंटों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये एक्सटेंशन होता है डॉट DOC। दोस्तों एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल हम इसमें स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उस फाइल का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। अलग अलग टाइप की फाइल्स हम यूज करते हैं, जैसे हम टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल यूज करते हैं, या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके आएंगे टाइप ऑफ द फाइल्स में। जैसे एक टेक्स्ट फाइल है तो उसका जो फॉर्मेट होता है या एक्सटेंशन होता है डॉट TXT। ऐसे जो ये डॉट DOC जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 था, 2003 वर्जन का ये होता है। ये आपको याद रखना है। अगर हम 2007 के वर्जन की बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो 2007 का जो वर्जन है उसमें होता है डॉट DOC टॉक्स।
ऐसे ही अगर हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिनको हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, उन एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता है डॉट ई एक्स ई, मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल, इसका जो फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव फाइल डॉट ई एक्स, इनका ये एक्सटेंशन होता है। तो इस तरीके से ये हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। हम अगर इमेजेस की बात करें तो इमेजेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है जेपीईजी या जेपीजी या डॉट पीएनजी। इस तरीके से अलग अलग एक्सटेंशन इनके होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बटन का उपयोग कर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बटन होता है प्रोग्राम बटन, जिसको हम दबा के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप्स हैं जिनको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, उनकी साइज बहुत कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। तो वेबसाइट में होम पेज का मतलब होता है प्रथम पेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी XYZ कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं www.youtube.com, तो ये इसका होम पेज हो जाएगा। जैसे हम यूट्यूब का ही जो होम पेज है वो यही है www.youtube.com, तो ये उसका प्रथम पेज है। इसके बाद फिर इस पेज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स होती हैं, चाहे वो मेन्यू हो चाहे कोई भी लिंक हो, उस पर हम क्लिक करके उसके अंदर जो पहुंचते हैं। तो फिर हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम फिर से होम पेज पे आते हैं। तो इस तरीके से होम पेज का मतलब होता है उसका प्रथम पेज। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटरों को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनको अगर हमें एक साथ कनेक्ट करना है तो वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और वो नेटवर्क्स जिनके जो क्लासिफाइड करते हैं उनको उनको करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन, और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क वैन। तो ये मेन तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं। लैन होता है जैसे एक पर्टिकुलर एक चीज, जैसे आप कॉलेजेस जो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, या एक पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में अगर हमें कनेक्ट करना है कंप्यूटर्स को तो वो लैन के थ्रू होता है। एक पर्टिकुलर अगर सिटी, एक छोटी सिटी की अगर हम बात करें, एक सिटी में अगर हमें कनेक्ट करना है तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। और सॉरी, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के थ्रू होगा। और अगर हम पूरी सिटी की बात करें तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होगा, वाइड एरिया नेटवर्क WAN के थ्रू होगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो ASCII एक प्रकार का कोड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली डेस्कटॉप हम जब सबसे पहले खोलते हैं, हमारा विंडो जब सबसे पहले ऑन होता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हमें दिखाई देते हैं। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके शॉर्टकट्स बने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स हम कोई भी स्टोर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक PDF फाइल स्टोर कर रखी है, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .pdf। तो ये एक फाइल हो गई, तो ये आइकन के फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ALU का पूर्ण रूप क्या है मैं बता चुका हूँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। ये होता है डायगोनली। दोस्तों कोई भी स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो चाहे वो मॉनिटर की स्क्रीन हो, इनको हमेशा डायगोनली ही मेजर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं 32 इंची टीवी, तो 32 इंची या 32 सेंटीमीटर या 42 इंची या 42 सेंटीमीटर, तो इनका मतलब होता है हम उसको यहाँ से लेके यहाँ मेजर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ऐसे मेजर करना है तो हमें लेंथ और विड्थ दोनों मेजर करनी पड़ेंगी, इसलिए हम उसको मेजर करते हैं डायगोनली, जिसमें हमें सिर्फ एक ही फॉर्म में उसको मेजर करना पड़ता है। तो ये होता है डायगोनल का मतलब, एक इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक उसको मेजर किया जाता है। तो इस प्रकार का मॉनिटर के डिस्प्ले को या टीवी के डिस्प्ले को इनको डायगोनली मेजर किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा की वह मात्रा जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है क्या है। तो किसी भी स्टोरेज डिवाइस से पर सेकंड अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं KBPS, किलो बाइट्स पर सेकंड,
kbps, तो ये उसकी स्पीड है। और ये क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डेटा ट्रांसफर रेट ही होती है जिससे हम स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक हम लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में सीपीयू में मैंने पेन ड्राइव लगाई। अब इस पेन ड्राइव से मुझे डेटा ट्रांसफर करना है अपने हार्ड डिस्क के अंदर, तो मैं यहाँ से डेटा को ट्रांसफर करूंगा। तो ये डेटा ट्रांसफर रेट ही होगी जो केबीपीएस या एमबीपीएस इसमें होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट या कॉपी टेक्स्ट और ग्राफिक्स किस एरिया में स्टोर किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले जैसे ही हम उसको कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो सबसे पहले वो स्टोर होता है क्लिप बोर्ड के अंदर, फिर जाके हम कहीं भी उसको पेस्ट करते हैं। तो ये क्लिप बोर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी डाटा स्टोरेज का कौन सा प्रकार होता है। तो ये ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकली उसको रीड किया जाता है, मतलब ये लाइट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल बोलते हैं। तो लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट इस वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है। एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है तो उसको आइडेंटिफिकेशन क्या होगा उसका, तो वो होगा उसका डोमेन नाम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की बात करें तो उसका डोमेन नाम क्या होगा, यूट्यूब, www.youtube.com। तो ये उसका डोमेन नाम हो गया। अगर हम गूगल की बात करें तो www.google.co.in, ये उसका डोमेन नेम हो गया। इस तरीके से हर एक वेबसाइट का एक अपना डोमेन नेम होता है जो हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग होता है। अब वो चाहे डॉट कॉम हो, चाहे डॉट इन हो, चाहे डॉट जीओवी डॉट इन हो, कुछ भी उसका डोमेन नेम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो जब भी हमें कट एंड पेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया तो एक हमारे पास ये मेन्यू ओपन होके आ जाती है। जब इसको आप डॉक्यूमेंट में ओपन करोगे राइट क्लिक करके तो वहां पे कट और कॉपी के ऑप्शंस आपके होंगे, तो इसको बोलते हैं हम एडिट मेन्यू। नेक्स्ट ईमेल भेजना किसके समान है। तो डेफिनेटली ईमेल भेजना है पत्र लिखने के समान, पत्र लिखना और उसको सेंड करना। आज के ज़माने में डाकिए की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मेल से या व्हाट्सएप से या फेसबुक से ही अपने संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है। तो नंबर पैड जो होता है आपका, नंबर पैड में एक कुंजी होती है नम लॉक, NUMLOCK, इसको बोलते हैं नम लॉक या नंबर लॉक। तो इसको हमें दबाना होता है, तभी हम हमारा जो कीपैड है, कीपैड में भी जो हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो असेंबली लैंग्वेज है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेजेस होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, एंड इसके अलावा जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है जो आपका प्रोसेसर समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उस हाई लेवल लैंग्वेजेस के जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड सो ऑन। ये जो प्रोग्रामिंग होती हैं इनको बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस। और जो असेंबली लैंग्वेज है ये है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रोम का पूरा रूप है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आपकी एक रैम का इसके साथ नाम आता है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट इज वर्ड में अलाइनमेंट ऑफ फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है। तो जब भी अलाइनमेंट ऑफ फॉन्ट साइज हमें करना हो तो उसको हम करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू। अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हमें उसको निकालना है, मतलब डिलीट करना है, तो हम उसको सीधे सीधे हाईलाइट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इस मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है। तो दोस्तों मदरबोर्ड होता है जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जहाँ प्रोसेसर आपका कनेक्ट होता है वो प्रोसेसर उसी मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड एक बड़ी आईसी होती है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे हम अगर रैम की बात करें और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं आईसी के अंदर।
वो सारे इसमें कनेक्ट होते हैं। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स, जो आपका प्रोसेसर होता है वो इसमें एक छोटी सी जगह में कनेक्ट होता है मदरबोर्ड के अंदर ही। तो ये सब आप मदरबोर्ड में अगर हम आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं इनको, तो वो कनेक्ट करते हैं बसेस के थ्रू। ये होती हैं आपकी बसेस। इन बस के थ्रू ही हम इनको कनेक्ट करते हैं और इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इन्हीं बस के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ पर होते हैं। तो डेस्कटॉप पर तारीख और समय होते हैं आपके टास्क बार पर सबसे नीचे जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर में नीचे यहाँ पे आपका समय और डेट डिस्प्ले होती है। कंप्यूटर के ब्रेन का क्या नाम है? सो ब्रेन और हार्ट ऑफ द सिस्टम इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डेटा या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है वह क्या है? तो स्क्रीन का जो आयताकार क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम विंडो। कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट किस बॉक्स में होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। नेक्स्ट इज यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए, तो ये यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से या एप्ली और फिर हार्डवेयर से जो आपस में ये सब कनेक्ट हो रहे हैं, वो कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं, ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ माउस से कुछ भी डिस्प्ले कर रहा हूँ या मैं कोई आकृति यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं यूजर हूँ, माउस आपका हार्डवेयर हो गया। इसके अलावा ये जो इस सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले हो रहा है या ये जो टाइप होके हमारे सामने आ रहा है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो इन सब में एक रिलेशन बनता है और वो रिलेशन बनता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट, प्रिंटर किस प्रकार का साधन है? तो प्रिंटर है आपका आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए, क्या है? बूट हो सके। तो कंप्यूटर को बूट होने के लिए आवश्यकता होती है लोडर की। तो लोड जो करता है लोडर। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो ये डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम मॉडेम। MODEM, ये मॉडेम होता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर, मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर। और इसी के थ्रू ही हम हमारा जो टेलीफोन डिवाइस होता है वो कनेक्ट होता है और इंटरनेट भी इसी के थ्रू ही हमारा कनेक्ट होता है। आजकल तो हमारे पास बहुत अलग अलग सिस्टम आ गए हैं, जैसे वाईफाई सिस्टम आ गया है। लेकिन अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर ले रहे हो या इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हो, तो आपको मॉडेम लगाना कंपलसरी होगा, क्योंकि टेलीफोन लाइन के थ्रू जो सिग्नल आते हैं वो इसी मॉडेम के थ्रू ही कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट, टच पैड को कौन रिस्पॉन्ड करता है? तो टच पैड को रिस्पॉन्स करता है अंगुलियों के पोरों से गर्मी का एहसास, हीट जो आपकी होती है उंगलियों की, उससे टच पैड रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आपका जो मोबाइल स्क्रीन्स होती हैं, मोबाइल स्क्रीन्स को हम मोबाइल स्क्रीन का जो टच पैड होता है वो कैपेसिटिव हो सकता है या रेसिस्टिव हो सकता है। आजकल रेसिस्टिव नहीं आते हैं, ज़्यादातर जो डिस्प्ले आते हैं वो कैपेसिटिव आते हैं। तो कैपेसिटिव जो डिस्प्ले होते हैं वो आपके जो हाथ का चार्ज होता है उसके थ्रू वर्क करता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी कंपनी का स्वामित्व या लाइसेंस नहीं है? तो वो है आपका लाइनेक्स, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स, LINUX, लाइनेक्स। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की बात करें, तो विंडोज हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके मुझे जवाब देना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जिनका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसका जो चेयरमैन है वो कौन है और किन दो लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी? आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके मुझे जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्रोत से जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? किसी स्रोत से जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं डाउनलोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, तो हम उसको वहां से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। कोई भी फाइल हो सकती है, मूवी ही नहीं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल मतलब समानांतर प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका इनपुट डिवाइस। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके
सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको वो सीपीयू उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है इन्फॉर्मेशन या कमांड को कैप्चर कर रहा है। माउस से हम कोई कमांड दे रहे हैं तो उसको कैप्चर कर रहा है। तो ये होता है आपका इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो ये की जाती है गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की जो प्रोसेसर होता है उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड्स की हम बात करते हैं तो वो होती है आपकी गीगाहर्ट्ज में। जैसे फॉर एग्जांपल 2.3 गीगाहर्ट्ज मेरा जो कंप्यूटर है वो 2.3 गीगाहर्ट्ज पे स्पीड पे काम कर रहा है, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ये है 2.3 गीगाहर्ट्ज। पॉइंटर किस पर पोजीशन किया जाता है जब इसका आकार हाथ जैसा होता है, तो वो किया जाता है आपका हाइपरलिंक पे। जैसे ही हम हाइपरलिंक पे, हाइपरलिंक में क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें मैंने क्या किया, जब मैं इसको वर्ड में लेके जाऊंगा और वर्ड में इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है। उस हाइपरलिंक में मैं इसमें जाके एक फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट का एड्रेस मैं वहां दे सकता हूँ या कहीं और का उसमें एड्रेस मैं उसको दे सकता हूँ। तो जब भी मैं अपना पॉइंटर, अभी जो पॉइंटर पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है केवल, ये देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है केवल, ठीक है। और जब हम इसको इस हाइपरलिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो हमें एक हैंड इस पे बना हुआ आएगा। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंटर किस पर पोजीशन किया जाता है जब इसका आकार हाथ जैसा होता है, तो इसका आंसर होगा हाइपरलिंक पे। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। तो ईमेल में जब भी हम कोई भी फाइल जोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज सेंड करना चाहता हूं तो मुझे इमेज सेंड करनी पड़ेगी, तो उस इमेज मुझे उसमें उस मेल में अटैच करनी पड़ेगी, तो उस जो अटैच हम करते हैं उसको बोलते हैं हम अटैचमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 इमेज फाइल इसमें अटैच करी है तो उन सबको बोलेंगे अटैचमेंट। सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं, यह किसका उदाहरण है। तो सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं, कोई पर्टिकुलर पिन कोड वैलिड है या नहीं, यह किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है डाटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेट करते हैं जिसमें हम ये पर्टिकुलर जो पिन कोड है वो सही है या नहीं है, तो ये होता है डाटा वैलिडेशन। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे इसके लिए क्या किया जाना होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को एनालॉग इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे कोई सिग्नल है हमारे पास, जैसे साइन वेवफॉर्म है हमारी, तो ये साइन वेवफॉर्म एक एनालॉग सिग्नल है। लेकिन अगर मैं लिखूं 01010001, तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन है। तो पहले जो कंप्यूटर जो हमारा होता है वो सिर्फ 01, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है, ओनली 01, ओनली 01। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है एनालॉग इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे अपने कंप्यूटर को इसको देना है तो मुझे इसको सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। तो इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं, एनालॉग से डिजिटल में हमने कन्वर्ट किया तो इसको बोलेंगे हम डिजिटाइजेशन। तो कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे इसके लिए क्या किया जाना होगा, उसको डिजिटाइज किया जाना होगा। उस यूनिट को क्या कहते हैं जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इनपुट दिया और उसने आपको डिस्प्ले पे वो डिस्प्ले करके दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं माउस से कुछ कमांड दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइट टिक बना रहा हूँ, तो ये राइट टिक हमारा मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने इनपुट क्या दिया, टिक बनाया इसके ऊपर, और वो टिक कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मेरा मॉनिटर। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका सीपीयू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस रूप में बदलना है, तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं, तो टेम्परेरी जो स्टोरेज होता है वो होता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा जो रोम होती है, रोम टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वो सबसे पहले रैम में जाके लोड होता है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसके लिए, छोटा सा एग्जांपल क्या होगा इसके लिए, जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, तो जब भी हम गेम को ओपन करते हैं तो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा होता है। तो वो जो उसकी लोडिंग प्रोसेस होती है, वो लोडिंग प्रोसेस में क्या करता है कि जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उस गेम की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो गेम की इंफॉर्मेशन को आपकी रैम में जाके स्टोर कर रहा है। तो ये जो लोडिंग में जो टाइम लगता है वो उसकी रैम में ही स्टोर कर रहा होता है उसको। तो ये इसका फंडा होता है।
कंप्यूटर का वह कौन सा एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है? प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड कौन करेगा? मेमोरी। जैसे रैम की ही हम बात करें तो रैम भी एक तरीके से मेमोरी है, तो अस्थायी रूप से उसको होल्ड कर लेगा, और जैसे ही आप उसको क्लोज करोगे, आपकी गेम को जैसे ही आप क्लोज करोगे तो वो उसको रैम में से हटा देगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा जो फाइल की जाती है उनको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट फाइल। .docx या फाइल होती है, .ppt फाइल जो होती हैं, ये सारी फाइलें इसी के अंदर में आएंगी। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कौन सी कमांड यूज करेंगे? तो डॉक्यूमेंट अगर मुझे क्रिएट करना है, मतलब मुझे डॉक्यूमेंट न्यू बनाना है, तो मुझे न्यू कमांड में क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जिन वर्ड्स को अलग रखा हुआ है प्रयोग के लिए, उनको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, जो रिजर्व्ड हैं ऑलरेडी। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल है? तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग, सीपीयू एंड आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर या बूफर, स्पीकर। तो दोस्तों ये आज हम इतना ही करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर भी बन सकते हैं, एनएस एजुकेशन के नाम से ही है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है जहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ्स अपलोड करता हूँ। आप वहाँ पे पीडीएफ फाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स की जो नोट्स हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन जो बेल होती है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि ताकि आपको यहाँ से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो